अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। लेट्स स्टार्ट। अच्छा आज जो है वो हमने जो लास्ट टॉपिक शुरू किया हुआ था ना, ग्राउंडिंग वाला, तो उसी का ही यानी कि एक्सटेंशन है। यानी ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। इसमें उसने जनरेटर को पहले डिस्कस किया है ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन में, कि जो जनरेटर है उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, 87 उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी, और अ सिटी इन द न्यूट्रल विद द रिले वो इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंडिंग कंडीशंस। कि ग्राउंडिंग कंडीशन आपके पास क्या है, यानी आर एन की क्या वैल्यू है, तो उस बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि सिटी जो है विद द रिले वो आपने लगाना है या 87 ही काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है लेट्स से if we have a scenario that the machine is not grounded, ठीक है, कि अगर मशीन ग्राउंडेड ही नहीं है तो फिर आप कैसे ग्राउंड फॉल्ट को पकड़ेंगे। अगर एक चीज़ ग्राउंडेड नहीं है तो वो रिटर्न कैसे लेगी फॉल्ट का। तो वो कहता है कि इफ़ द मशीन इज़ नॉट ग्राउंडेड, तो उस केस में लेट्स से अगर फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट अगर होता है, ठीक है, तो हमें लेट से कोई इमीडिएट ट्रिपिंग की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, मतलब हम लेट से हम कहते हैं कि जी कोई इतना कोई सीवियर फॉल्ट नहीं है, यानी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ग्राउंड फॉल्ट होता है बट वी इग्नोर इट एंड वी टेक इट के नो इमीडिएट ट्रिपिंग इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन चलें, और वो कुछ एक सर्टन पीरियड के बाद ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ग्राउंड फॉल्ट होगा कभी नेक्स्ट टाइम, तो चूंकि पहला हो चुका है और हमने उसको इग्नोर कर दिया था और वो खुद ही किसी तरह से ठीक हो गया, ठीक है, मे बी वो चीज़ बर्न आउट हो गई और फॉल्ट ठीक हो गया। लेकिन बर्निंग मीन्स कि आपकी चीज़ जो है वो अब ख़राब हो चुकी है, ठीक है, या ख़राब होना शुरू हो गई है। क्योंकि व्हेन यू इग्नोर द फॉल्ट कि इट इज़ नॉट एन इमीडिएट ट्रिपिंग, या आपने उसको इग्नोर किया और उसको जो है लेट इट लेट द सिस्टम करेक्ट इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है वो सिस्टम से निकल गई है, या आपकी इंसुलेशन बाइंडिंग की वीक हो सकती है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में जो स्टेटर पे जो बाइंडिंग होती है वो टर्न टू टर्न वो वीक हो सकती है। बहरहाल सेकंड ग्राउंड फॉल्ट जो है दैट वुड रिजल्ट द फेज टू फेज और टर्न टू टर्न फॉल्ट, अभी जैसे मैं बता रहा था। यानी फिर जो ग्राउंड फॉल्ट होगा वो ग्राउंड फॉल्ट नहीं रहेगा, बल्कि वो फेज टू फेज फॉल्ट या टर्न टू टर्न फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो विच वुड बी अ मोर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। तो ये बात है कि हम यानी बेशक मशीन अगर आपकी ग्राउंडेड नहीं है तब भी हमें ग्राउंड फॉल्ट के लिए ट्रिपिंग करवाना ज़रूरी है। एक्चुअली ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है, क्योंकि कई केसेस में हम कहते हैं कि द सिस्टम इज़ बैलेंस्ड। यानी ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास जो है थ्री फेज सोर्स है और ये आपके पास थ्री फेज मोटर है, ठीक। अब मोटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने वाई में रखी हुई है, लेकिन आपने इसको ग्राउंड नहीं किया, न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया आपने, ठीक है। तो ये एक केस आ जाता है कि आपने अपना न्यूट्रल ग्राउंड नहीं किया, ठीक है। जैसे वो कह रहा था इफ़ द न्यूट्रल इज़ नॉट ग्राउंडेड, कि न्यूट्रल जो है वो ग्राउंड ही नहीं है, तो अब उस केस में क्या करें फिर। इसी तरीके से अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर भी वाई में था, मगर हमने उसको लेट से ये ग्राउंड ही नहीं किया, अनअर्थड सिस्टम है दोनों, या कोई एक अनअर्थड है। तो उस सूरत में जब फॉल्ट आएगा तो वो वाली सिचुएशन जैसे मैंने बताया
वो होगी। और हम इस तरह से बाज़ औक़ात इसीलिए कंसीडर करते हैं ऐसा कि हम कहते हैं कि बिकॉज़ द लोड इज़ बैलेंस्ड, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अर्थिंग करें, ठीक है? क्योंकि अर्थिंग सिर्फ़ फ़ॉल्ट के लिए नहीं की जाती। अर्थिंग जो है अर्थिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉल्ट के लिए नहीं की जाती, यानी फ़ॉल्ट, और वो भी कौन-सा, लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट। एक तो ये इसका पर्पस होता है, और दूसरा ये होता है कि अ, अगर आपकी अनइक्वल कैपेसिटेंस है, अनइक्वल कैपेसिटेंस ऑफ द फेजेस विद ग्राउंड, ठीक है? तो उसका जो करंट है, जो उसका जो उसका जो करंट होगा आईसी, वो न्यूट्रल और या अर्थ के ज़रिए न्यूट्रल में चला जाए। सही? जैसे ये फेज़ है, इसकी अर्थ के साथ जो कैपेसिटेंस बनेगी, और ये वाला जो फेज़ है, इसकी जो अर्थ के साथ कैपेसिटेंस बनेगी, इफ़ द टू आर नॉट सेम, तो अब जो दोनों का, ज़ाहिरी बात है कि जो डिफरेंस होगा वो ज़रूर फ्लो करेगा, और अगर इसका न्यूट्रल पॉइंट हम अर्थ कर देते हैं तो उसको एक पाथ मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, ठीक है? तो अगर ये हम इसको इस तरीके से अनअर्थड छोड़ देते हैं, और आपकी जो कैपेसिटेंस है वो यानी कि विद अर्थ आप कह लेंगे, उसका जो करंट है वो फ्लो करता है, तो उसका नतीजा फिर ये होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट, अगर आपने उसको अर्थ नहीं किया, तो उसका जो पोटेंशियल है ना, वो अप होना शुरू हो जाएगा, यानी वोल्टेज ऑफ द न्यूट्रल विल स्टार्ट गोइंग अप। उससे ये होगा कि आपका जो फेज वोल्टेज है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली इसकी कंडीशन आती है, ये अर्थिंग का टॉपिक में आता है ये। और भी इस तरह से जो भी कोई स्ट्रे करंट्स हैं, जैसे वो हम पीछे पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, स्पूरियस करंट्स, जो बॉडी के साथ कैपेसिटेंस बन जाती है, बॉडी के साथ मतलब जो जनरेटर की जो बॉडी है उसके साथ जो कैपेसिटेंस बन गई, तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है, लीकेज, तो ये यानी जो भी लीकेजेस हैं वो अगर हम अर्थ करेंगे तो उनको एक पाथ मिल जाता है अपना सर्किट कंप्लीट करने का, या हमारे हमारी रीडिंग में आ जाते हैं। एक्चुअली यूँ कह लें, अगर आप यहाँ पे मीटर लगाएं अर्थिंग में, अगर आप, और मीटर लगा होता है एम मीटर, तो यू कैन हैव एन ऑब्जर्वेशन ऑन दिस रिटर्न करंट, एक्चुअली कि ये क्या फ्लो कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या फ्लो कर रहा है, और तरह की हमारी कैलकुलेशन या स्टडी होगी। तो एक्चुअली ये चीज़ है। तो वो कहता है कि लेट्स से बहरहाल इफ़ द मशीन इज़ नॉट ग्राउंडेड, तो पहला जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है उसको तो ठीक है हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट विल कन्वर्ट इनटू फेज टू फेज फॉल्ट। तो इसलिए जो है वो हम ग्राउंडिंग को इसेंशियल समझते हैं। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जो फर्स्ट फॉल्ट है उसको डिटेक्ट किया जाए प्रॉपरली, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि एक तो ये बात, दूसरा ये है कि इसी चीज़ को हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर्स होते हैं, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर्स के, अगर अगर अब मशीन को ग्राउंड नहीं किया गया तो कैसे ग्राउंड फॉल्ट को पकड़ेंगे? अब मशीन को ग्राउंड नहीं किया, यानी कंडीशन ही ये है कि मशीन को ग्राउंड नहीं किया, ठीक है? यानी ये अब ये चीज़ जो है ना वो फिक्स हो गई है। तो अब हमारी जो डिटेक्शन है ना, वो उसका एक तरीका होता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लिया जाए विद द प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन अ ग्राउंडेड वाई कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन ब्रोकन डेल्टा। ये उसने ऊपर शो किया होगा, ठीक है? कि जो प्राइमरी है वो आपके पास वाई में, और जो सेकेंडरी है वो आपके पास ब्रोकन डेल्टा में लगाएंगे। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ इसका आगे न्यूमेरिकल नहीं है, या न्यूमेरिकल में ये चीज़ नहीं आ रही। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो सेकंड एक मेथड है वो क्या है कि इफ़ द न्यूट्रल इज़ नॉट एक्सेसिबल, और आगे वो चीज़ हम फिलहाल स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम
उसको फिलहाल पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो ये है क्या जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा अगेन, कि इफ़ द मशीन इज़ नॉट ग्राउंडेड, अगर आपने मशीन को ग्राउंड नहीं किया तो आपको फिर ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर्स का सहारा लेना है। यानी आपको ऐसी टेक्निक लगानी है कि अब ग्राउंड फॉल्ट को आपने डिटेक्ट करना है। एक उसका जो मैंने बताया इसका हल है द यूज ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगली जो चीज़ है वो क्या है, इफ द न्यूट्रल इज नॉट एक्सेसिबल और देर इज नो न्यूट्रल सिटी। ठीक है, एक ही बात है, यानी ये ऊपर वाली बात ही हो रही है कि अगर आपने अब न्यूट्रल एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है, या मशीन को हमने वही बात है कि ग्राउंड नहीं किया हुआ, इफ द न्यूट्रल इज नॉट एक्सेसिबल और देर इज नो न्यूट्रल सिटी, यानी ये बात हो रही है ये वाला, इफ देर इज नो न्यूट्रल सिटी, तो फिर हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? An alternative protection scheme to the neutral relay is the residually connected relay. ये important है point, ठीक है, residually connected relay। और इससे आपको पता चलेगा कि ई टैब में वो जो दो अलग अलग टैब्स शो करता था, न्यूट्रल का और ग्राउंड का, उसका फ़र्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये साफ ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात तो न्यूट्रल एक्सेसिबल होता है। अगर न्यूट्रल एक्सेसिबल हो तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो हम एक सिटी न्यूट्रल में लगा लेते हैं, एक सिटी न्यूट्रल में लगा लेते हैं, उसकी टर्न्स रेशियोज हम कम से कम सेट कर देते हैं और उसके साथ एक रिले 51N जो है वो लग जाती है। तो ये तो है न्यूट्रल के लिए, यानी न्यूट्रल का टैब तभी इस्तेमाल होगा। और अगर न्यूट्रल एक्सेसिबल नहीं है तो फिर ग्राउंड वाला टैब इस्तेमाल होगा, जो हमने किया, जैसे कि लेट्स से कि इफ द न्यूट्रल इज नॉट एक्सेसिबल और देर इज नो न्यूट्रल सिटी। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग स्कीम क्या है कि हम रेजिडुअल कंसेप्ट का सहारा लेते हैं। अब रेजिड्यू क्या है? रेजिड्यू होता है कि आपने यानी कि ये कन्फिग्रेशन लगानी है 7.12 में, और वो क्या है कि आप देखो कि ये 3 फेजेस हैं, तीनों में सिटीज़ लगे हुए हैं, और जो सिटी की जो सेकेंडरी है इसका जो रेजिडुअल बनेगा, यानी ये सिटी सेकेंडरी सिटी, ये देखो ये सिटी का सेकेंडरी है, यहाँ से इसने ये फेज़ ए में लगा हुआ है ना सिटी, तो इसलिए ये ए है, ये दूसरा सिटी बी फेज़ बी में लगा है, तीसरा सिटी फेज़ सी में लगा हुआ है। अदर डिवाइसेस मतलब, और अच्छा, इन सिटीज़ की सेकेंडरी पे कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। हमें पता है ना कि सिटी पे बर्डन होता है, तो एक तो लीड्स हो गई, फिर दूसरे जो डिवाइसेस हैं वो मेजरिंग इक्विपमेंट्स हो गए, फिर उसने हर सिटी पे एक डिले ओवर करंट रिले लगाई हुई है, टाइम डिले ओवर करंट रिले 51A 51B 51C। इन सब को छोड़ दें या नज़रअंदाज अगर हम करें तो इन सब को इसको भी और इनको भी, इनको फ़िलहाल हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये तो हमारा अंडर कंसिडरेशन नहीं है। हमारा जो अंडर कंसिडरेशन चीज़ है वो ये है कि रेजिड्यू क्या होता है। रेजिड्यू का मतलब ये होता है फेज़र सम। ठीक है, यानी मतलब उसका वही होता है और नाम थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर आप तीनों फेजेस को आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी वेक्टोरियली, यानी ये ऊपर की जो एडिशन है इसको हम कहेंगे वेक्टोरियली ऐड करना, वेक्टोरियली एडिशन ऑफ फेजेस। वेक्टर से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड एंड फेज। सही, यानी इस करंट का मैग्नीट्यूड भी और फेज भी है। इसी तरह इसको हम कह सकते हैं कि फेजर एडिशन, फेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फेजर एडिशन ऑफ फेजर एडिशन, बस सही। तो ये आपके पास बन जाता है रेजिड्यू। क्या मतलब है रेजिड्यू का? रेजिड्यू का मतलब ये होता है कि जो बाकी बच गया, यानी इफ आई ए इज remaining नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू लेट से आई सी, यानी जो भी डिफरेंस होगा आई ए आई बी और आई सी का, तो हम उसको रेजिड्यू कहते हैं।
ठीक है, वट एवर द डिफरेंस बिटवीन द करंट्स। सर मतलब अनबैलेंसिंग में आएगा ये हाँ जी, रेजिड्यू। अनबैलेंसिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, यानी जितने परसेंट आईए, आईबी और आईसी आर अनबैलेंस्ड with respect to both the magnitude or the phase, whatever the thing is, तो वो हम उसको रेजिड्यू कह देंगे। तो सर प्रैक्टिकली भी तो जीरो नहीं होता, हाँ जी, प्रैक्टिकली भी फिर अनबैलेंस ही होगा। प्रैक्टिकली हमेशा अनबैलेंस ही होता है, प्रैक्टिकली हमेशा अनबैलेंस होता है। और अब तो जो है आपका ये वाली जो रिले है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी अब जिन चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं करना तो उसको मैं अनहाईलाइट कर देता हूँ कि इन चीज़ों, यानी इस रिले को, यानी जो डिले ओवर करंट टाइम डिले, नॉर्मल जो टाइम डिले ओवर करंट रिले है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 51G को, क्योंकि अगर आप देखें ये रिले का कॉइल बनाया हुआ है, ये जो कॉइल बनाया है ये रिले का कॉइल है, ठीक है, 51A, B, C में। मैं इनको नहीं डिस्कस कर रहा, ना मैं अदर डिवाइसेस को देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 51G जो है ये कहाँ पे लगी हुई है। 51G जो है ये कॉमन कनेक्शन पे लगी हुई है, A, B और C पे, और ये कॉमन कनेक्शन सिटीज के सेकेंडरी का कॉमन कनेक्शन है, ठीक है, सिटी की जो सेकेंडरीज हैं उनका कॉमन कनेक्शन है, जहाँ ये 51G लगी हुई है, ग्राउंड रिले। तो ये जो है बाय मैथमेटिकल मॉडलिंग या बाय मैथमेटिकल नॉलेज 51G वुड रिसीव द रेजिडुअल करंट ऑफ द थ्री फेजेस। इसमें चूंकि ये रिले सिटी के सेकेंडरी पे है, तो इसमें जो सिटीज में जो नॉन एक्यूरेसी आ जाएगी, सारा कुछ वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमें जो 51G है इसकी सेटिंग्स को ज़रा हमें देखना है, क्योंकि इसमें सिटीज़ का अनबैलेंसिंग भी आ रही है। अपना अदर देन द अनबैलेंसिंग ऑफ द फेजेस, इसमें सिटी की अनबैलेंसिंग भी शामिल है। तो ये है ग्राउंड अपना ये वो स्कीम है कि अगर जनरेटर का या मोटर का जो न्यूट्रल है वो एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर किस तरीके से आप लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को पकड़ेंगे। क्योंकि अब अगर ये देखो ना, अब अगर फेज ए में फॉल्ट आता है, बी और सी में नहीं आता, तो जो उसका रेजिड्यू बनेगा वो ऑब्वियसली रिले को ट्रिप करवा देगा। या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है तो भी ये 51G ट्रिप हो जाएगी, ग्राउंड फॉल्ट के लिए लगाई गई है। जी से मुराद यहाँ पर ग्राउंड ही है, तो हमने इसको ग्राउंड किया हो। तो ये इसका एक तरीका है। दूसरा जो इसका तरीका है, वो क्या है कि हम एक जो है टोरॉइडल सिटी लगाते हैं। तो अच्छा, इसकी उसने सेटिंग्स बताई हैं, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेटिंग जो है वो इसकी ये बता रहा है कि टिपिकल जो पिकअप सेटिंग होती है टाइम डिले रिले की, ये है तो टाइम डिले ही ना, 51G है ना, तो 51 टाइम डिले में आता है। तो जो इसका जो टाइम डिले की जो सेटिंग्स है पिकअप की, वो क्या होगा, 1/5 या 1/3 ऑफ द मिनिमम फॉल्ट करंट। जो भी आपका ग्राउंड में मिनिमम फॉल्ट करंट होगा ये उसका 1/3 होगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि ई टैप में हमने जो लास्ट लैब है उसमें हमने इसी तरीके से किया था। अच्छा, ये यहाँ पे अब है आपके पास, अब यानी अब हमने चूंकि पढ़ लिया तो स्पेसिफिकली अब हमारे पास हैं फेज फॉल्ट्स, और एक हमारे पास हैं ग्राउंड फॉल्ट्स, ठीक है। इनमें फर्दर जो मैक्सिमम फॉल्ट होगा वो जाहिर बात है लाइन टू लाइन फॉल्ट है आपके पास, और जो मिनिमम फॉल्ट आपके पास जो बस पे होगा वो लाइन टू लाइन है। इसको हमने फेज फॉल्ट कहना है। और जो ग्राउंड फॉल्ट है उसमें आपके पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये मैक्सिमम होता है, और जो मिनिमम आपके पास होता है वो लाइन टू ग्राउंड वाला फॉल्ट होता है। तो ये ग्राउंड फॉल्ट्स में आएंगे आपके पास, ठीक है। तो अब अगर वो ये कहता है ना कि ग्राउंड फॉल्ट का मिनिमम, तो वो ये वाला है, ये वाला मिनिमम, यानी ग्राउंड फॉल्ट का मिनिमम ये वाला है। इसका
जो है ना वो आपने 1/3 लेना है, इसको 3 से तकसीम करना है या 5 से, इस पे आपने उसका पिकअप सेट करना है रिले का, ठीक है। यानी जो पिकअप ऑफ द रिले है वो इसका 1/3 या 1/5 होगा, और डिले ज़रा ज़्यादा दे देंगे उसमें। ये होगा कि हमारे पास जो चूंकि इसमें सिटी के एरर्स भी आ रहे हैं, और वैसे भी ये चूंकि रेजिड्यू में लगी है तो और भी जो अर्थ स्पूरियस करंट्स होते हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका जो है डिले वो थोड़ा हम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे ये उसने कहा विद सम टाइम डिले। ज़ाहिर बात है कि ये हमने लास्ट लैब में भी या शायद लेक्चर में डिस्कस किया कि जब हमारे पास पिकअप थोड़ा होता है, क्योंकि अब वो 1/3 है ना, तो 1/3 मतलब पिकअप कम हो रहा है। ज़ाहिर बात है आप 1/3 मिनिमम फॉल्ट करंट का भी आप 1/3 या 1/5 ले रहे हैं, तो उसमें टाइम डिले को हम ज़रूर ही ज़्यादा करेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि इसमें चूंकि ये रिले चूंकि सिटी के सेकेंडरी पे लगी है और सिटी के एरर्स भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के तीनों तीनों सिटीज़ के एरर जो, यानी ये कॉमन चूंकि पॉइंट पे लगी ना रिले, तो तीनों सिटीज़ की जो एरर्स हैं वो सारे इधर आ रहे हैं, प्लस जो और जो अर्थ करंट्स होते हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो हमें टाइम डिले देना पड़ेगा टू हैव बेटर डिसीजन बाय द रिले के जो है वो। तो इसके लिए हम जो है हेयर ही हैज़ मेंशन्ड कि हम रिले इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी इनवर्स या शॉर्ट टाइम इंडक्शन रिलेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडक्शन टाइप में, या इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और इट्स सॉलिड स्टेट और डिजिटल इक्विवेलेंट। सही। अब जो है वेरी इनवर्स या शॉर्ट टाइम, उससे मतलब मुराद यही है कि जो है आपका पिकअप जो है उसका वो बहुत कम है, वेरी इनवर्स है ना, तो टाइम जो है वो उसका ज़्यादा है, ठीक है। पिकअप कम टाइम ज़्यादा, तो ये वेरी इनवर्स में ही चीज़ आ जाती है, ठीक है। पिकअप जो है वो हमने 1/5 या 1/3 ऑफ मिनिमम फॉल्ट करंट रखा है, तो टाइम को ज़्यादा कर दें। सो दैट्स वाई वी हैव वेरी इनवर्स। अब ये चीज़ नोट कर लें, ये चीज़ लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है कि जो भी आपने टैब जो अपना रिले का जो RET वाली आपकी रिले थी 541 इन द ई टैब, तो उसमें जो ग्राउंड वाला फीचर होगा रिले का, दैट शुड बी अ वेरी इनवर्स और शॉर्ट टाइम इंडक्शन, शॉर्ट टाइम करेक्टरिस्टिक्स, very inverse or short time characteristics. Why? Because we are taking 1/3 or 1/5 of the minimum line to ground fault, and we need more time. तो ये इसकी रीज़न है, ठीक है। तो ये हमारा यानी पिकअप टाइम का और करंट का दोनों का सेट हो गया। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव भी है, और वो बल्कि ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वो मतलब है, वैसे तो हैरानी की बात है मगर बात यही है। इसका अल्टरनेट जो है वो क्या है, वो आगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं पहले बता दूं। इसका अल्टरनेट ये है कि आप टोरॉइडल सिटी इस्तेमाल कर लें, ये वाला, ये जो उसने यहाँ पर दिखाया है। तो टोरॉइडल सिटी में फ़ायदा ये है कि सिटी एक ही लगेगा। अब यहाँ पे आपको कितने सिटी लगाने पड़े हैं, या 51G को एक्चुअली में 3 सिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, जो ई टैप है उसमें एक्सटेंडेड डायग्राम पे सिमुलेशन नहीं होती, मतलब रेड येलो ब्लू अलग-अलग तो नहीं ना होते, हम तो सिंगल लाइन डायग्राम पे सिमुलेशन करते हैं ना। तो जब वो 51G की सेटिंग्स देता है ना, तो उससे मुराद यही होता है कि वो सिटी एक्चुअली थ्री सिटीज से डाटा ले रहा है, तीनों फेजेस का, ठीक है। तो अगर आप मैट लैब में करें तो उसमें एक्सटेंडेड डायग्राम पे सिमुलेशन होती है। एक्सटेंडेड से मुराद रेड येलो ब्लू अलग-अलग आ रहे हो, जी सर। सेटिंग जारी बात है फिर इसी तरीके से ही हमें करना पड़ेगी, इस तरह से करके कॉमन पॉइंट बनाना होगा। और उसमें तो बहुत एक्सटेंडेड और हमें चीज़ें फंक्शन ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं, जो ई टैप में अब डायरेक्टली वो, जैसे हमें एमीटर भी नहीं लगाना पड़ता और वो हमें करंट भी शो कर देता है। तो ई टैप जो है ना, उस लिहाज से प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हाई लेवल सॉफ्टवेयर है,
जिसमें आप बहुत थोड़ी सी सेटिंग्स करके बहुत अच्छा, मतलब उसमें आपकी वो वाली सरदर्द नहीं है एक्चुअली में। तो बहरहाल तो वो मैं बता, अच्छा तो टोरॉइडल जो सिटी है, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि टोरॉइडल सिटी एक लगता है, इस वजह से मैंने ये बताया कि कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि मैट लैब में हम तब भी एक ही सिटी शायद लगा रहे थे और 51G तब भी आ रहा था, तो टोरॉइडल में और इसमें क्या फ़र्क है, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। तो टोरॉइडल जो है वो नंबर के लिहाज से एक सिटी लगेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस ऑफ रेजिडुअल। ठीक है, तो और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जो टोरॉइडल सिटी होता है वो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों को आपस में कैंसिल कर देता है, रह गया सिर्फ जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस सिर्फ रह जाता है, जिसकी वजह से इस पे हम इंस्टेंटेनियस रिले लगा सकते हैं। यानी टोरॉइडल सिटी का रिजल्ट इज फार मोर मच बेटर एंड रिकमेंडेड एज कंपेयर टू द रेजिडुअल सिटीज, क्योंकि यहाँ पर 3 सिटीज हैं, इनका एरर भी आ रहा है प्लस अदर करंट्स भी हैं। तो जो टोरॉइडल सिटी है इसमें सिटी भी एक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जब आता है, तो हमने ये पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि इन द केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द जनरेटर। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक और मॉडलिंग और रिएक्टेंस। one is called positive reactance, other one is called negative, and the third one is the zero। और हर रिएक्टेंस का अपना अपना करंट हम शो करते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर शो कर रहा था I1 I2 I0। ये उस लिहाज से बात है कि टोरॉइडल सिटी जो है वो I1 और I2 को कैंसिल कर देता है आपस में, क्योंकि एक क्लॉकवाइज हम मॉडलिंग में ये कहते हैं कि एक करंट का फेजर क्लॉकवाइज जाता है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज जाता है। करंट एक टाइम के साथ बदलने वाली चीज़ है। तो जब हम इसका फेजर शो करते हैं तो हम इसको लेट्स से अगर ये आपने इस तरह से 120 पे शो किया, तो ये करंट्स हैं, ये आई ए बी और सी। लेट्स से अगर मैं इसके साथ 1 1 और 1, वैसे तो वो उसमें हम लिखते हैं ए स्क्वेयर और इस तरह हम करके लिखते हैं। तो बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर दिस। तो ये पॉजिटिव वाला करंट है, ये किस में से गुजर रहा है, X1 में से। ठीक है, X1 में से। तो ये हम मॉडल करते हुए कहते हैं कि लेट्स से इफ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव वुड मूव if I make the phasor of the negative sequence currents, then they would move clockwise. If they are rotating anti-clockwise, they are rotating clockwise, क्योंकि नाम ही उसका नेगेटिव रख दिया ना हमने। ठीक है, और जो जीरो होता है उसकी कोई भी हम मूवमेंट नहीं कंसीडर करते। जीरो सीक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि हमने इन करंट्स की जो मॉडलिंग है उसमें उसमें टाइम के साथ तब्दीली हमने कोई भी कंसीडर नहीं की। यानी इफ दिस इज माय जनरेटर एंड फॉर एनी टाइप ऑफ द अनबैलेंस मैंने उसको इस तरीके से मॉडल किया है, विच इज़ कॉल्ड X1 X2 एंड X0। इसमें फ्लो करने वाला करंट की मैं बात कर रहा हूँ I1, दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ I0। नाउ I1 I2 और I0, और ये ज़ीरो है, ये तीनों फेजेस के हैं, यानी ईच फॉर द 3 फेजेस, ये बात याद रखें। यानी I1 I2 और एंड I0, they are for red, yellow and blue, each for the 3 phases। ठीक, अब मैंने अगर इनको फेजर में दिखाना है, क्योंकि फेजर डायग्राम हम हमेशा बनाया करते हैं, तो I1 की मॉडलिंग करते वक्त हमने कहा कि ये टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक, यानी कि इसमें 120 डिग्री का शिफ्ट है, रेड किस में, रेड में, येलो में और ब्लू में। सेम लेट से इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहें कि ये रोटेट कर रहे हैं। और अच्छा ये भी मैं बताता हूँ। और I2 जो है, ये एक्सप्लेनेशन फिर इस तरफ चली जाएगी और ज़रा लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए ज़रा शॉर्ट रहना चाह रहा हूँ। और I2 जो है वो भी टाइम के साथ वेरी करता है विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री, रेड, येलो एंड ब्लू। सही, तो इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। ये मॉडलिंग हो रही है, मॉडलिंग।
और अभी मैं आपको बताता हूँ मॉडल कैसे किया जाता है, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग ऐसे की जाती है कि कोई बंदा भी उंगली ना उठा सके। मसलन अभी मैं आपको बताता हूँ, और I0 जो है ये इसकी टाइम डिपेंडेंसी है ही नहीं, नो टाइम डिपेंडेंसी। सही, इसका मतलब ये है कि इसमें रेड, येलो और ब्लू सेम फेज में है, नो फेज डिफरेंस इन रेड, येलो एंड ब्लू। अब आपको लग रहा है ना कि एंटी क्लॉकवाइज से कैंसिल हो जाएगा, यस। और जो I0 है उसमें तो टाइम के लिहाज से वेरिएंस है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर सकता हूँ। इफ इट डोंट हैव एनी टाइम वेरिएंस, तो मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में कंसीडर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक अनबैलेंस करंट को, इफ आई इज माई अनबैलेंस करंट, इफ आई इज माई अनबैलेंस करंट, तो उस लिहाज से ये इक्वेशन बैलेंस रहती है। क्यों नहीं, अब समझ आ रहा है आपको? मे बी अगर मैंने इक्वेशन के एक साइड पे अनबैलेंस करंट लिखना है जो कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के नतीजे में आया, तो इक्वेशन के राइट साइड पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो कि लेफ्ट साइड को बैलेंस करे। तो यही हमारी चालाकी है, कह लें, या स्मार्टनेस है, कि हमने उसको मॉडल ही इस तरह से किया है कि एक दूसरे से कैंसिल होके हमें रिजल्ट आई की सूरत में ही मिले, लेकिन इससे हमारा काम बन जाता है, हमारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। सही। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और ये ज़्यादा आसान नाम है, और हम इसलिए इनको बार बार पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही वो ये है कि जो टोरॉइडल सिटी है उसमें से तीनों फेज जा रहे हैं, और वो सिटी भी एक ही लगता है, ये हमें फायदा है। इसमें से रेड, येलो, ब्लू तीनों गुजर रहे हैं। अब एक में भी अगर ग्राउंड के साथ फॉल्ट पड़ गया, ठीक, तो जाहिरी बात है कि अब ये अनबैलेंस हो गया ना। ये स्ट्रक्चर अनबैलेंस कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों तो हेल्दी फेजेस हैं, मगर इसमें फॉल्ट आ गया तो अनबैलेंस हो गया। तो ये अनबैलेंस हो गया। अब मैंने जब इसको राइट साइड पर मॉडल करना है, तो ये वाला जो सिटी है ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आपस में कैंसिल कर देता है, रह गया सिर्फ जीरो वाला। और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है करंट का, या ये वाला जो मॉडल है, जो जीरो वाला जो मॉडल है, ये एक्चुअली आपको ग्राउंड का रिजल्ट देता है। ठीक है, ग्राउंड जो एक चीज रह जाएगी वो आपको यही रिजल्ट देगी कि ग्राउंड के साथ जो भी कंडीशन बनी थी उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। सही। क्यों कि इसमें कोई भी टाइम के साथ इसमें कोई भी टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है, जभी तो हमें ग्राउंड का रिजल्ट मिला। क्योंकि जब एक फेज मिल ही ग्राउंड के साथ गया है तो वो फेज ही खत्म, हम समझते हैं एक तरह से हो गया। तो इसीलिए जीरो का ही आंसर आना चाहिए था। अब अगर रेड का फॉल्ट ही अर्थ के साथ पड़ गया, अर्थ तो जीरो पोटेंशियल पे है, जीरो का मतलब क्या होता है? नो टाइम, नो नथिंग। सो इफ a phase is meeting with the earth, it means that our balanced model should give या बैलेंस मॉडल में वो पार्ट आंसर करना चाहिए जिसकी टाइम के साथ डिपेंडेंसी नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड जीरो। सो दैट इज वाई जो टोरॉइडल सिटी है वो हमें, हम जनरली स्पीकिंग कहेंगे, जीरो वाला करंट हमें देता है। तो इसमें डायरेक्टली आप अगर आगे रिले लगाएंगे, यानी इस सिटी के बाद अगर आप आगे यहाँ पे रिले लगा लेते हैं, यानी जारी बात है इस सिटी पर वाइंडिंग है ना, प्राइमरी तो इसका प्राइमरी जो इसकी टर्न्स होंगी वो तो सिंगल टर्न है, ये फेजेस की सिंगल टर्न है। लेकिन जो इसका सेकेंडरी होगा उस पर तो वाइंडिंग होगी ना, इस तरह से सेकेंडरी पर वाइंडिंग है और वहां से आपने आगे रिले कनेक्ट की हुई है। ठीक है, जो रिले है, तो वो जो रिले है वो अब आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी अब आपको रिजल्ट टोरॉइडल दे रहा है ना, वो वाकई में हम कह सकते हैं कि वो सही फॉल्ट का ही आंसर आएगा। क्योंकि जीरो सीक्वेंस जो है वो मतलब उसी सूरत में ही फ्लो करता है कि जब आपके पास इस तरह का अनबैलेंस आ जाता है जो कि फॉल्ट है, यानी उस वक्त ही उसका करंट अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, या ये चीज़ इसने यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है कि ये वाला जो है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, एन अल्टरनेटिव टू द रेजिडुअली कनेक्टेड ग्राउंड रिले इन मोटर एप्लीकेशंस इज द टोरॉइडल सिटी। वो कहता है कि ये मोटर एप्लीकेशंस में ज़्यादा वो है, मकबूल है। उसकी रीज़न क्या है कि मोटर ना एक बैलेंस लोड है, और बैलेंस लोड में हम न्यूट्रल निकाला नहीं करते, ये बात है एक्चुअली।
और ऊपर का टॉपिक देख लें तो वो हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, इफ द न्यूट्रल इज नॉट एक्सेसिबल, इफ द न्यूट्रल इज नॉट एक्सेसिबल और समथिंग इफ नॉट अर्थेड, तो उसका क्या किया जाए। सही, तो यही वो पॉइंट है कि इसीलिए ये मोटर के साथ, क्योंकि मोटर एक बैलेंस लोड है, इसलिए हम उसको कम ही जो है वो अर्थ करते हैं या उसका न्यूट्रल हम लेते हैं कि इसके न्यूट्रल के साथ हमने कोई काम करना है, वरना हम उसको सिंपल वाई में ही छोड़ देते हैं। सो एन अल्टरनेटिव टू द रेजिडुअली कनेक्टेड ग्राउंड रिले इन मोटर एप्लीकेशन इज द टॉरॉयडल सिटी, इसलिए उसने मोटर एप्लीकेशंस का नाम लिया, मैं ये एक्चुअली बता रहा हूँ। सो वो कहता है कि दिस city encircles all three conductors and thereby allows all positive and negative sequence currents to be cancelled out, so only zero sequence current appears in the relay. सही, so care must be taken to keep all ground wires and cable shields out of the toroid, कि जब अगर आप अंडरग्राउंड केबल यूज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल में जो होता है उसकी शील्ड होती है पूरी, यानी जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो शील्डेड होती है ना, तो वो कह रहा है कि उसकी शील्ड उतार के, शील्ड वील्ड उतार के जो आपके सिर्फ रेड येलो ब्लू कंडक्टर्स हैं वो टॉरॉयडल सिटी में से पास होने चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि शील्ड के साथ आप, शील्ड समेत आप टॉरॉयडल सिटी में से पास कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका जो क्लैंप मीटर है, जो सिंगल फेज जो क्लैंप मीटर है, उसमें से अगर आप ये वायर गुजारें तो उसका करंट जीरो आएगा। आपको तार को छील कर सिर्फ फेज को गुजारना है तो आपको करंट मिलेगा, वरना आप देखेंगे कि अगर आप क्लैंप मीटर किसी भी, आप कहेंगे अच्छा जी मेरे पास क्लैंप मीटर आ गया, मैं करंट ही देख लूँ इस्त्री क्या करंट ले रही है या फ्रिज क्या करंट ले रहा है, तो आपका करंट ऐसे आपको नजर आएगा 45 एम्पेयर, 4 3 2 1 0 खत्म, क्योंकि वो न्यूट्रल के साथ कैंसिल हो रहा है, जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है। यही हमने करना है कि हमने तार को छील कर सिर्फ फेज गुजारना है टॉरॉयड में से। सही, वो भी टॉरॉयडल शेप ही होता है, वो भी टॉरॉयड ही है, तो सिंपल फेज गुजरना चाहिए। और वो आगे बता भी रहा है, इफ दे कंडक्ट करंट ड्यूरिंग अ ग्राउंड फॉल्ट द नेट मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी जीरो एंड नो करंट विल बी सीन बाय द रिले, तो फिर फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हमें सारी जो ग्राउंडेड चीज़ें हैं वो उसमें से कैंसिल करना है, या वो हमें उसमें से हम फिर गुजारते नहीं हैं। अच्छा, इसकी जो एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं, फिर जो बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है वो उसके साथ क्लियर हो जाएगी। वो कहता है जी कि आपके पास एक 2000 हॉर्स पावर की मोटर है, विच इज़ वेरी हाई बिग साइज मोटर है। इंस्टॉलेशन इन द फिगर 7.14, ये फिगर 7.14 है जिसमें आपके पास जो है एक प्रोटेक्शन दिखाई गई है कि 2000 हॉर्स पावर जो कमर्शियल मोटर है, आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, हम ये एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं। तो ये चलती किससे है, 4 किलो वोल्ट से चलती है। आपको याद होगा मैंने अक्सर यही कहा कि 3.4 kV एक बड़ा पॉपुलर लेवल है, या 6.4 kV। तो अब आप कह सकते हैं कि 3.3 kV से 6.4 kV तक किसी भी लेवल पे हम इतनी हैवी मोटर्स को चलाते हैं। यहाँ उसने 4 kV की बस ली है जिसके साथ वो अपना मोटर को कनेक्ट कर रहा है। ये मोटर है आपकी और ये उसकी स्पेक्स हैं सारी। ये 2000 हॉर्स पावर की मोटर है, फुल लोड करंट उसने हमें दे दिया है, नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि उसने यहाँ पर मोटर का पावर फैक्टर एफिशिएंसी नहीं दी। अगर दी होती तो कोई मुश्किल नहीं था कैलकुलेट करना, बट ही हैज नॉट गिवन अस, सो जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड के 240 लॉग रोटर, LR मतलब स्टार्टिंग करंट या लॉग रोटर करंट विच इज 1609। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो कि ये इसका कितने मल्टीपल बन जाता है फुल लोड करंट का। ठीक है, ये स्टार्टिंग करंट होता है, ये लॉग रोटर करंट है। स्टार्टिंग टाइम जो है वो क्या है, 0.97 सेकेंड, यानी हम जनरली इसको इस तरह से कहते हैं कि मोटर कितनी देर लॉकिंग या स्टार्टिंग कंडीशन में रहेगी जब वो इतना करंट ड्रॉ कर रही होगी। 1609 एम्पेयर करंट जब ड्रॉ करेगी, तो चूंकि इतनी हैवी मोटर है तो 0.97 सेकेंड्स तक, या तकरीबन 1 सेकेंड तक आप कह लें कि वो इतना करंट जो है वो ड्रॉ कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। बहरहाल, तो ये उसकी स्पेक्स आ गई। फिर बस की जो स्पेक्स हैं वो क्या हैं, जिस बस से ये कनेक्टेड है, या पैनल कह लें आप, तो उसमें जो 3 फेज फॉल्ट है वो 25 किलो एम्पेयर का है,
मतलब जो उसकी वैल्यू है, और फेस टू फेस फॉल्ट यानी कि मिनिमम फॉल्ट विच इज़ 20 किलो एम्पेयर। ये उसने फेस टू फेस से मुराद है लाइन टू लाइन, और इसको हमने मिनिमम कहा है। अभी मैंने आपको इसलिए वहाँ पर लिख के बता दिया कि वो मिनिमम फॉल्ट हम कंसीडर करते हैं, तो 5 किलो एम्पेयर उसकी वैल्यू कम है। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोटेक्शन है, अच्छा मोटर कनेक्टेड कैसे है, ये केबल उसने दिखाई हुई है। ठीक है, ये केबल का एनसी सिंबल है, मतलब जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या IEEE का जो सिंबल है केबल का, वो इसी तरह से शो की जाती है कि पैनल, अंडरग्राउंड केबल एंड मोटर। अभी मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि अगर आपके पास अंडरग्राउंड केबल है तो उसकी शील्ड वील्ड सब उतार के, तो अगर आप टॉरॉयडल सीटी यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव ग्राउंड रिले। ये भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। इसने दोनों को डिस्कस किया है, दोनों की कैलकुलेशन है हमारे पास। और आप 51G को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सिटीज तो लगे हुए हैं, जारी बात है हमने 51 ऑपरेशन भी तो करना है ना, और 50 ऑपरेशन भी करना है। अच्छा, ये टेक्स्ट एरर है, ये 51 की जगह 50 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो लीजेंड दे रहा है कि कितनी टाइप की रिलेज यहाँ पर नीचे लगी हुई हैं। तो एक उसमें इंस्टेंटेनियस है, एक ऑफ फेज ओवर करंट रिले है जो कि टाइम डिले कहलाती है, और एक रेजिडुअल है जो 51G है। तो ये 50 है एक। ठीक है, ये टेक्स्ट एरर, इसको आप 50 कर लीजिएगा। तो ये एक सॉल्यूशन है 51G, और टॉरॉयडल वाला दूसरा सॉल्यूशन है। ये दोनों उसने साइड बाय साइड शो कर दिए। तो ये टोटल डायग्राम हमारे पास। अब हमने स्टार्ट करना है कि हम इसकी प्रोटेक्शन को कहाँ से शुरू करें। तो जाहिर बात है, प्रोटेक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सिटी को सिलेक्ट करते हैं। ये भी टिपिक अपना टेक्स्ट एरर है, और ये 400:5 का सिटी है। ये ऊपर बाहर उसने लिखा हुआ है, ये डॉट डालना वो भूल गया। तो सिटी को पहले सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हमने सिटी को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर हम ओवर करंट रिले को सेट करते हैं, या इस तरीके से। तो यहाँ पर उसने किया भी यही है कि सिटी रेशो शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट, और सिटी रेशो जो है वो फुल लोड पर सेट होती है। ठीक है, और जो मोटर का फुल लोड करंट है, इट इज गिवन टू यू एज 245 एम्पेयर। ठीक है, तो आप 300:5 का सिटी लगा सकते हैं, लेकिन उसने जो यूज किया वो है 400:5 का। इसका मतलब ये है कि जो फुल लोड करंट है, जो नीचे स्पेक्स में लिखा हुआ है 245 एम्पेयर, उससे ज्यादा भी मोटर कुछ लोड उठा सकती है, उससे ज्यादा भी ले सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उसकी सर्विस या कैपेबिलिटी फैक्टर में आ जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर का कैपेबिलिटी फैक्टर होता है कि फुल लोड से कुछ ज्यादा वो कितना केपेबल है उठाने का, तो उसको मोटर के केस में हम कहते हैं मोटर सर्विस फैक्टर। तो वो हमें बताया हुआ है कि 115% है। तो 115% हम लेंगे 245 का, यहाँ पर उसने ये लिया हुआ है, एंड इट बिकम्स 282 एम्पेयर। ठीक है, अच्छा 282 एम्पेयर। एक तो ये सर्विस फैक्टर हो गया, और फिर उसके बाद अब ये 282 एम्पेयर हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जी नॉर्मली द ओवर करंट। अच्छा, इस पर आप सिटी सेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सर्विस फैक्टर है इसको इंक्लूड करके अब आपके पास 282 एम्पेयर आ गया। अब यहाँ पर 300:5 ले सकते हो। ठीक है, ये एक ये सेटिंग है, यानी इसको हम अभी लिख लेते हैं। टू 45 ये आपके पास फुल लोड है, मल्टीप्लाई 1.15 एंड इट बिकम्स 382 एम्पेयर। ये आपके पास है सर्विस फैक्टर। अब आप जो सिटी ले सकते हो, नहीं वो क्या था, सर 282 आई थिंक। 282 था, वही मैं सोच रहा था। दैट वाज 282 एम्पेयर। तो इस पर आप सिटी ले सकते हो 300:5 का। इसका मतलब ये है कि जब 282 एम्पेयर आएगा तो 5 एम्पेयर से लेस ही करंट होगा। ठीक है, अच्छा
ये एक सिलेक्शन है। अब मज़ीद जो है, जो कि कुछ गुड प्रैक्टिस है या एक और कंसिडरेशन जो है वो इसमें हम करते हैं, क्योंकि मोटर जो है वो इट इज़ अ लार्ज मोटर। वो क्या है, वो ये है, वो कहता है कि नॉर्मली ओवर करंट रिलेज आर सेट एट 125% ऑफ द फुल लोड। ठीक है, यानी फुल लोड का जो 125% है रिलेज की जो पिकअप है वो उस पर सेट की जाती है, और ये हमने पीछे कई दफ़ा देखा है। तो वो कहता है कि एंड द सिटी रेशियो शुड अलाउ लेस देन 5 एम्पेयर फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब यानी जो रिक्वायरमेंट बनी ओवरऑल वो ये है कि हमारा जो फुल लोड बनता है अब वो 245 ना रहा, बल्कि वो बन गया 282। सबसे पहले तो ये बात नोट करने की है, इसीलिए मैंने पहले आपको मोटर सर्विस फैक्टर का बताया। ठीक है, यानी फुल लोड करंट आपके पास है 245 एम्पेयर, मोटर सर्विस फैक्टर आपके पास है 115%। तो इस वक्त आपका फुल लोड क्या बन गया, 282। अब 245 को भूल जाएं, 282 एम्पेयर इज नाउ योर फुल लोड। तो आप सिटी इस पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पर लिख दिया। लेकिन एक हमारी जो रिले की जो डिमांड होती है वो ये होती है कि आपने अब इसका 125% लेना है ना। तो जब हम इसका 125% लेते हैं देन इट बिकम्स 352.5 एम्पेयर। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर जो रिले का जो करंट है, यानी ये प्राइमरी करंट है ना, जब ये सेकेंडरी पर रेप्लिकेट हो तो 5 एम्पेयर से कम हो। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अब ये आप ले सकते हो, लेकिन हम ये लिख लिया। अब हम कहते हैं कि हम जो रिले है, जो हमने रिले का जो पिकअप सेट करना है उसका क्या क्राइटेरिया है। आप उसको भूल जाएं जो बुक में लिखा हुआ। आपने लेट से कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब रिले का पिकअप सेट करना है, तो वो हम कहते हैं जी 1.25 ऑफ 282 लें, तो वो आपके पास बन जाता है 3 समथिंग 352.5 352.5 एम्पेयर। हम चाहते हैं कि जो यानी जब ये सेकेंडरी पे जाए ना, जब ये वाला करंट सिटी, ये सिटी का सेकेंडरी बनाया मैंने, इसमें से 352.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तो रिले के पास जो है ना वो लेस देन 5 एम्पेयर जा रहा हो, लेस देन 5 एम्पेयर जा रहा हो। क्या मतलब है, यानी कहने को तो हम इस पर पिकअप सेट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस पर पूरा 5 एम्पेयर जाए। और उसकी रीज़न क्या है कि जो मल्टीपल ऑफ पिकअप है ना वो फिर हम ज़्यादा करेंगे अपना। क्योंकि समझ आ रही बात की, टू इन ऑर्डर टू हैव अ बिग मल्टीपल ऑफ। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एग्जैक्टली 352.5 पे यहाँ पे 5 एम्पेयर मिलें, तो मैं इसको कहूँगा, अब सेकेंडरी के लिहाज से मैं इसको कहूँगा ये मेरा वन टाइम ऑफ पिकअप बन भी गया, यानी 352.5 पे मेरा वन वन टाइम द पिकअप बन गया। लेकिन हम इस पर तो ट्रिप नहीं करवाते ना रिले को, रिले तो हम करवाते हैं 2 टाइम्स पे। तो अब अगर एक बंदा है वो कहता है कि अच्छा आपका 352 पे 5 एम्पेयर बना, वो कहता है मेरा तो 352 पे अभी 5 भी नहीं बना, 5 से भी कम है। तो कौन सेफ है ज्यादा, यानी जो 5 से जिसका एम्पेयर कम बन रहा है ना वो ज्यादा मल्टीपल ऑफ पिकअप के लिहाज से ज्यादा सेफ है। ठीक है, यानी उसकी जरा हायर मल्टीपल आएगा, और जो ओवर करंट है वो हमारा एक तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड जरा वेट करें, कॉल आ रही है जरा।
हाँ जी, आई एम बैक। अच्छा, तो हाँ जी, ये समझ आए। यानी अब आपको पता चला होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं, यानी रिक्वायरमेंट ये है कि 352.5 पे मुझे सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर नहीं मिलने चाहिए, बल्कि लेस देन 5 मिलने चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे, और इससे पहले भी हम यूं ही करते आए हैं। जब भी तो हम 400:5 लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब अगर इससे भी ज्यादा करंट होगा, लेट से अब अगर मेरे पास यहाँ पर 700 एम्पेयर आता है, तब कहीं जाकर वो ऑब्वियसली डबल ऑफ पिकअप बनेगा ना, और उस पर हमारी रिले ट्रिप होगी, तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। या इससे भी ज्यादा होगा, तो उसकी रीजन ही क्या है? उसकी रीजन ये है, आपने नोट किया कि हमारा लॉग रोटर करंट कितना था? दैट वाज समथिंग 1609। अगर तुम अपनी रिले को सिर्फ, अभी तो मैंने डबल का है ना, अगर आपने अपनी रिले डबल पे ही सेट कर ली, तो लॉग, जैसे ही लॉग रोटर करंट आएगा, रिले ठप, मोटर चलेगी नहीं। तो 1609 जो है वो 352 का कितने मल्टीपल बन जाएगा, इस पर कम से कम आपका होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम ये चाहते हैं कि 352 पे तो कभी भी 5 एम्पेयर ना आए, 5 एम्पेयर से कम ही आए। तो समझ आई बात की? ताकि हम जो लॉग रोटर कंडीशन है ना, उसको इजीली मैनेज कर सकें, क्योंकि लॉग रोटर करंट जो है वो 0.97 सेकंड तक जा रहा था, 0.97 सेकंड तक जा रहा था। तो इसको भी तो कैटर करना है ना, तो ये रीजन है एक्चुअली, सही। ठीक है तो सर, इसीलिए ठीक अब है। जो, हाँ, इसीलिए अब जो हम सिटी की सिलेक्शन है ना, वो हम 300:5, मैंने बताया ना कि हम 300:5 282 के मुताबिक कर सकते थे। लेकिन ये चूंकि फिर हमने रिले को देखना है कि उसकी जो पिकअप है वो हमने इसका 1.25 लेना है, और हम इस पर 5 एम्पेयर नहीं चाहते, इस पर हम नहीं चाहते 5 एम्पेयर, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मोटर में एक लॉग रोटर की स्पेसिफिक कंडीशन है। तो उसको कैटर करने के लिए अब आपने जो सीटी का रेशियो है, वो इसको मद्देनजर रखकर 400:5 सेलेक्ट किया, ये उसकी रीजन बनती है, या 80:1। अब हमारा सीटी सेट हो गया। ये सबसे बड़ा और पहला स्टेप होता है, जिसमें हम पूरी जो वर्किंग कंडीशन होती है लोड की, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो चुकी है, अब ये 80:1 सेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि पहले मैं 51 को सेट करूंगा। पहले, अभी जैसे मैंने बताया कि हम ये लॉग रोटर कंडीशन को सेट करेंगे, फिर फॉल्ट की तरफ जाएंगे। पहले फॉल्ट की तरफ नहीं जाना, पहले जो एबनॉर्मल कंडीशन है, लॉग रोटर कंडीशन इज नॉट अ फॉल्टी कंडीशन बट इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, तो पहले उसको हम सेट करते हैं, फिर फॉल्ट की तरफ जाएंगे। और उसकी सेटिंग के लिए हमारे पास है, ये मैंने एक कमेंट लिखा है यहाँ पे। अच्छा, ये तो चलें, टाइम डिले के लो लो पिकअप विद लॉन्ग इज मेंट टू प्रोवाइड परसिस्टिंग ओवरलोडिंग कंडीशन, कि अब ओवरलोडिंग कंडीशन के लिए हमने 51 का सहारा लेना है, ठीक है। ये एक अहम बात है, ये एक अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें कि ओवरलोडिंग कंडीशन को ट्रिप करवाने के लिए, या ओवरलोडिंग कंडीशन को, या परसिस्टेंट ओवरलोडिंग कंडीशन, यानी ऐसी ओवरलोडिंग कंडीशन जो थोड़ी देर के लिए नहीं आई बल्कि परसिस्ट कर रही है, उस पर ट्रिपिंग करवाने के लिए आपको एक ऐसी रिले की जरूरत होती है जो इंतजार करे, ठीक है, जो इंतजार कर सकती हो। तो जारी बात है कि आपको टाइम डिले ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ये मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली बताया क्योंकि ऊपर हमारी रिलेज में 50 भी लगा हुआ है, सही। तो इसका मतलब ये कि 50 तो लिस्ट से निकल गया। ओवरलोडिंग कंडीशन में 50 ऑपरेशन कभी भी नहीं आता, यानी ये थंब रूल है। अब यानी इस चीज को हम नोट कर लें, अगर हम अब मोटर की बात कर लें, तो 352.5 बाई 80 विच इज विच बिकम्स 4.4 एम्पेयर सेकेंडरी। अब ये देखो ना, 5 से कम हो रहा है, ये ऐसे ही है ना। तो टू सेट द रिले, वो कहता है कि अब आप मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शन बुक देखें या करेक्टरिस्टिक कर्व्स देखें, किसकी? रिले की, क्योंकि ये आपके पास सेकेंडरी का करंट आ गया ना 4.4। तो अब वो कहता है कि आप रिले की डिजाइनिंग में, रिले की वो चले जाएं आप करेक्टरिस्टिक्स वगैरह में। तो वो कहते हैं चलें फॉर द टाइम बिंग, इस वक्त जरा समझने के लिए, वो कहता है चलें जी आप ना 5 एम्पेयर का टैप ले लें, 5 एम्पेयर का आप जो है वो टैप ले लें, एंड द करेक्टरिस्टिक्स वो वाली ले लें जो पीछे हमने चैप्टर नंबर 4 में जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हमने बनाई हुई हैं, वो वाली करेक्टरिस्टिक्स ले लें। और कंसीडर कर लें कि रिले में 5 एम्पेयर का टैप था, तो हमने 5 एम्पेयर का टैप ले लिया। तो उस 5 एम्पेयर के टैप पे फिलहाल 4.4 आ रहा है, ठीक है। तो जारी बात है कि वो ट्रिपिंग नहीं होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द टाइम डिले मस्ट बी सेट लॉन्गर देन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मोटर। यानी ये जो बात है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम डिले आपने लेना है,
वो मोटर के स्टार्टिंग टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा लेंगे, मस्ट बी सेट लॉन्गर, या एट लीस्ट वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये डिले टाइम है, ये वो टाइम सॉरी ये हाँ ये टाइम इन सेकंड्स है, ये वो टाइम डायल नहीं है, ये सेकंड साथ में उसमें लिखा हुआ। अच्छा, अब आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर सेटिंग है। तो एक्सप्लेनेशन हम बाद में देख लेंगे, पहले हम जरा सेटिंग जल्दी से कर लें। तो 1609 ये अब आपके पास लॉग रोटर करंट आ गया, ये ऊपर लिखा हुआ है 1609 डिवाइडेड बाय 80। अब मैं सेटिंग्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिटी भी सेट हो चुका है और मैंने रिले का टैप भी ले लिया, ठीक है। तो इसलिए मुझे अब रिले का पिकअप फौरी निकाल लेना चाहिए या देखना चाहिए कि लॉग रोटर कंडीशन में मेरा पिकअप क्या बन रहा है। तो लॉग रोटर कंडीशन में 1609 देखें, मैंने चेक ही कहाँ पे किया, डायरेक्टली लॉग रोटर कंडीशन पे चेक कर रहा हूँ बाय 80। तो बाय 80 मल्टीप्लाई 5 या बाय 80 बाय 5, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स द पिकअप। मुझे समझ आई, ये बाय 5 जो है वो क्यों किया अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 एम्पेयर का टैप है, या आप कह लें जो आपकी पिकअप है वो 5 एम्पेयर पे सेट हुई है, तो ये उसका 4 टाइम्स द पिकअप बन रहा है, सही, 4 टाइम्स द पिकअप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब आपने टाइम डिले 0.97 सेकेंड से ज़्यादा ना किया तो रिले लॉ स्टार्टिंग में ही ट्रिप कर जाएगी, क्योंकि इट इज़ गिविंग अस द 4 टाइम्स द पिकअप। सो इट मीन्स दैट आवर टाइम डिले मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0.97 सेकेंड एंड शुड बी मोर देन दैट। और वो कहता है कि अगर मैं कर्व से देखूं तो ये 1.5 का टाइम डायल बनता है। फिलहाल जो उसने कर्व चैप्टर नंबर 4 की बताई हैं, इस पिकअप पे वो कहता है अगर मैं टाइम डायल देखूं तो 1.5 का बनता है, बल्कि इससे ऊपर ही होना चाहिए। मैं हूँगा अगर तो मैं 2 टाइम डायल लूंगा, ठीक है। तो वो कहता है फर्दर कि आप हर फेज में रिले नहीं लगाते, बल्कि 2 फेजेस में आपने रिलेज लगाई हुई हैं, एक फेज 1 में और एक फेज 3 में, क्योंकि ओवरलोडिंग कंडीशन जो है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलोडिंग कंडीशन जो है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है, लिहाजा आपको हर सिटी के साथ रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा ऊपर दिखा दूं आपको, ये देखें ना, आपने हर फेज में सिटी लगाया हुआ है, तो क्या हर सिटी के साथ 51 रिले लगाई जाए? नहीं, वो ये कह रहा है कि आप फेज 1 एंड फेज 3 इन दोनों में लगा दें, दरमियान वाले फेज को बेशक छोड़ दें। यानी उसमें ये नहीं होगा कि दरमियान वाले फेज में अब चूंकि ओवरलोड रिले लगाई नहीं है तो शायद ओवरलोडिंग कंडीशन से दरमियान वाला फेज खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि चूंकि ओवरलोडिंग कंडीशन एक बैलेंस कंडीशन है, इसी वजह से हमने अपनी रिलेज को बचा लिया है, या उस फेज को बचा लिया है कि उस पर रिले लगे, जिससे सिटी का बर्डन भी कम हो चुका है। तो फेज 1 और 3 में हमने 51 लगा लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये जरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, या ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है, और सम वेरी गुड नॉलेज रिगार्डिंग द टाइम डिले, कि टाइम डिले क्या होना चाहिए। देखें, पिकअप तो आपके पास आ गया 4 टाइम्स द पिकअप, ठीक है। तो इससे अब टाइम डिले अब आपने देना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको 1 सेकंड पे देखना चाहिए कि 1 सेकंड पे क्या टाइम डायल आ रहा है, क्योंकि क्यों, वो कहता है कि ये ना समझें कि लॉग रोटर करंट जो है वो 0.97 सेकंड तक रहता है, ये नहीं है बात। वो कहता है कि दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट ट्रू। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जब आप कई वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं पेड, वो भी तब ये बातें पता चलती हैं। लेकिन ये चूंकि कंसल्टेंट है, इसलिए इसकी बुक में इसने अपने ये बातें लिख दी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्पेकुलेशन है, वो कहता है दिस एज्यूम्स दैट द स्टार्टिंग करंट, या जनरली इट इज कंसीडर्ड दैट द स्टार्टिंग करंट लास्ट्स फॉर द फुल स्टार्टिंग, यानी कि जो लॉग रोटर करंट है 1.6 किलो एम्पेयर का, ये शायद 0.97 सेकंड तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि जो लॉग रोटर करंट है वो तो जब 90% ऑफ द स्टार्टिंग टाइम हो भी जाता है, यानी पॉइंट आपके 90% क्या बनेगा 0.97 का, 0.9 सेकंड कह लें। 90% ऑफ द स्टार्टिंग टाइम यानी 0.9 मल्टीप्लाई 0.97,
63 0.9409 सर। 0.94, तो 0.94 सेकंड पर ये 1609 ये 1.6 किलो एम्पियर करंट जो है ये कम होना शुरू होगा। जस्ट सी दिस सेंटेंस, द स्टार्टिंग करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज एट अबाउट 90% ऑफ द स्टार्टिंग टाइम। यानी 0.94 सेकंड पे जो आपका ये 1.6 किलो एम्पियर का करंट है ये भी स्टार्ट हो रहा है कम होना। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ मच टाइम डिले यू शुड सेट फॉर योर रिले। इसलिए ये उसने एट लीस्ट सेकंड अपना सेटिंग लिख दी है। ये उसने एट लीस्ट लिख दी है, क्यों कि वो आखिर में ये लिख रहा है हाउ एवर दिस इज अ कंजर्वेटिव सेटिंग एंड दैट इज ऑफन यूज टू cover any erratic motor behavior and to avoid false tripping during the starting। कहता मतलब ये इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर आप इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे तो आप कहेंगे ये क्यों बार बार रिले ट्रिप कर रही है, मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, रिले बार बार ट्रिप कर रही है, क्योंकि आपने इस चीज को शायद कंसीडर नहीं किया कि 0.94 सेकंड पे तो अभी ये 1.6 किलो मे बी ये 1.3 किलो एम्पेयर हो, तो तब भी आपका ये 3 टाइम्स द पिकअप बन रहा होगा और समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव अ बेटर टाइम डायल या हायर टाइम डायल सेटिंग। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, अगेन आपको मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेंगी। अब यहाँ पे रिले नहीं बल्कि मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स उठाएं जो डिजाइनर ने आपको दी हैं, और वो जरूर कर्व्स देगा कि कब जो है जो आपका ये करंट है वो तकरीबन 1 टाइम्स द पिकअप या 1.2 टाइम्स द पिकअप पे चला जाएगा। वो टाइम डायल सेट करें अपना, उतना डिले होना चाहिए। ठीक हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि 51 रिले इज यूज्ड फॉर टैकलिंग द ओवरलोडिंग कंडीशन। अब आ जाती है बारी 50 सर की। जो हाँ जी, हाँ जी। सर जो 0.94 टाइम सर आपने निकाला है ये 90% इसका, सर वहां से मेरा ये करंट स्टार्ट होता है सर, लो रोटर करंट यानी कि इंक्रीज होना नहीं स्टार्ट होता नहीं है सर। जी जी, वो स्टार्ट्स टू डिक्रीज, कम होना शुरू होता है। ठीक है सर। हाँ, ये देखे ना, ये उसने ठीक लिखा है। स्टार्ट्स टू डिक्रीज। तो मे ठीक है बी सर। मैंने कहा जैसे 1.4 एम्पियर किलो एम्पियर रह गया, ये 1.3, तो इट स्टिल वुड मेक 3 पॉइंट सम टाइम्स द पिकअप, और इस तरह से तो रिले आपकी फिर से पिक हो रही है। तो इस वक्त फिर आपको कर्व्स देखने की जरूरत है ना मोटर की, ताकि आपको एक अच्छा डिले मिले। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने काफ़ी सारा काम कर लिया, यानी हमने सिटीज़ की सिलेक्शन कर ली, हमने 51 को सेट कर लिया, और जब हमने 51 को सेट कर लिया और सिटीज़ को सेट कर लिया तो ये वाला डाटा सारा कवर हो गया। ये सारा डाटा कवर हो चुका है, 51 सेट होगी, सिटी सेट हो गया। अब रह गई है बारी फेज ले, फॉल्ट्स की, उसके बाद ग्राउंड लेकिन पे आएंगे। है नी? लेकिन सर जो हमने 51 अपनी सेट की है सर वो 0.97 में तो सेट नहीं होगी सर, हम नहीं नहीं, इससे वो ज्यादा ही वो टाइम पे उसने करेंगे। वो उसने बस करके दिखाया एट लीस्ट, उसने बता तो दिया कि ये एट लीस्ट है। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कंसीडर ना करें, ये तो उसने करके ठीक है। दिखाया ना, यानी ही हैज टू राइट सम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने की गर्ज से उसने ये 0.97 ले लिया, बट आप प्रैक्टिकली सोचे ना, जो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक हो गया सर। हाँ, ये वो लिख रहा है साथ में एट लीस्ट 0.97 सेकंड से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 सेकंड से, बल्कि इससे भी ज्यादा, और फिर उसके बाद ये टेस्टिंग होती है कि आप जो है नो लोड टेस्टिंग या हाफ लोड टेस्टिंग करके देखें कि मोटर बार बार जो है वो क्यों ट्रिप कर रही है। या टेस्टिंग करने की बजाय व्हाई डोंट यू सिमुलेट इट और हैव द कर्व्स फ्रॉम द डिजाइनर। तो ये बात है एक्चुअली। तो अब हमारे पास जो चीज़ रह गई वो है फॉल्ट सेटिंग्स, फॉल्ट पे प्रोटेक्शन, और वो भी फेस फॉल्ट्स पे। उसके बाद बारी आएगी ग्राउंड फॉल्ट की। ठीक है, तो ये इस तरह से है, सबसे पहले सिटी, फिर ओवरलोडिंग कंडीशन, फिर फेज फॉल्ट कंडीशन, फिर ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन। ये लिख लें बेशक, यानी जब भी आप हैवी मोटर्स की प्रोटेक्शन, आपसे कोई बंदा कहता है कि हैवी मोटर की प्रोटेक्शन के क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेट अ हैवी और ह्यूज मोटर लाइक रिपीट 2000 करना horsepower। सर एक दफा, कौन हाँ कौन हाँ, से? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले सिटी की सेटिंग्स, जैसे हमने सिटी को सेट किया, ठीक है, फर्स्ट जी सेट सर। द सिटीज with respect to the motor service factor and include 1.25 of the relay pickup as well। जैसे हमने सिटी को पूरा सेट किया, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं दोबारा। तो सबसे पहले सिटी की सेटिंग, सेकेंडली
टैकल द ओवरलोड सेटिंग्स, और अपना सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ द ओवरलोडिंग कंडीशन या परसिस्टिंग ओवरलोडिंग कंडीशन, और टैकलिंग द लॉग डॉटर कंडीशन, ये सब एक ही बात है। ठीक है कि लॉग डॉटर कंडीशन को मोटर की कैसे टैकल करोगे, अपनी रिले का टाइम डिले क्या सेट करोगे कि लॉग डॉटर कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मोटर जो है वो कवर हो जाए और रिले आपकी ट्रिप ना करे स्टार्टिंग में। ठीक, सो वो 51 हमने सेट कर ली। उसके बाद हम आएंगे फेज फॉल्ट पे, कि फेज फॉल्ट को अब हमने सेट करना है, उसकी क्या रिले होगी, उसकी क्या, फिर हम आएंगे ग्राउंड फॉल्ट। तो ये इसके स्टेप्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि 50 से ये काम हो जाता है। तो वो कहता है द इंस्टेंटेनियस रिले 50 मस्ट बी सेट अबव द एसिमेट्रिकल वैल्यू ऑफ द लॉग रोटर करंट। सबसे पहले तो वो कहता है कि जो 50 है ना, इसको आप आज़ाद करें लॉग रोटर कंडीशन से। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस रिले है ये, इसका कोई टाइम डिले नहीं होता, इंस्टेंटेनियस रिले का कोई टाइम डिले नहीं होता, इसीलिए इसको लॉग रोटर करंट से बहुत ऊपर सेट करना है। और वो क्राइटेरिया उसने बता दिया, विच इज़ 1.7 टाइम्स द 1609। अगेन ये बहुत सालों की मेहनत के बाद जाकर पता चलता है कि ये 170% लॉग रोटर का ले लें तो आप ठीक हैं। और उसकी क्या वजह है, जस्ट सी दैट the word asymmetrical value of the log rotor current। इसका मतलब ये है कि जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो साइनोसाइडल नहीं होता और फेज टू फेज सिमेट्रिकल नहीं होता, बल्कि एसिमेट्रिकल है, अनबैलेंस्ड करंट है, उसमें डीसी ऑफसेट्स हैं। तो 170% जब आप लॉग रोटर करंट का लोगे तो काफी सारी अनबैलेंसिंग निकल चुकी होती है। सही, तो इंस्टेंटेनियस में हम टाइम वाइज तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ हम करंट वाइज अपनी पिकअप को बहुत ज्यादा कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। तो लॉग रोटर से हम अपनी इंस्टेंटेनियस रिले को बहुत ऊपर लेकर जा रहे हैं, एंड विच इज 1.7 टाइम्स, सो इट बिकम्स 2.7 किलो एम्पेयर बनता है प्राइमरी एम्पेयर्स। ये अब हमारा पिकअप है। ठीक है, और 34.19 सेकेंडरी एम्पेयर्स। 34.19 कैसे बन गया, क्योंकि हमने इसको 80 से डिवाइड किया, हमारा सिटी रेशियो तो 80 है ना, 80:1, तो 2735 बाय 80 इट बिकम्स 34.19 सेकेंडरी एम्पेयर्स। वो कहता है सेट एट 35 एम्पेयर। चलें, 35 एम्पेयर का टैप था तो 35 एम्पेयर पे, नो दिस इज द 1 टाइम्स द पिकअप, दिस इज द 1 टाइम। इस पर रिले पिक नहीं बल्कि इसके मल्टीपल पे पिक करेगी। तो इसका मल्टीपल कौन सा करंट होगा, मोटर में लॉग रोटर करंट से ज्यादा करंट कौन सा होगा, फॉल्ट करंट। तो हम फौरन इसको चेक किस पे करेंगे, मिनिमम फेज फॉल्ट करंट पे। सही, मिनिमम फेज फॉल्ट करंट पे हम इसको चेक करेंगे, एंड विच इज 20 किलो एम्पेयर। ये जो फेज टू फेज उसने 20 किलो एम्पेयर ऊपर लिखा, इस पर हम इसको चेक करेंगे। जब हमने इसको इस पर चेक किया तो वो बन गया 7.14 टाइम्स द पिकअप। ठीक है ना, यानी 80 से डिवाइड किया एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 35 विच वाज आवर सेकेंडरी पिकअप वैल्यू, तो वो बन गया 7 टाइम्स द पिकअप, 20 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस रिले है वो बहुत अच्छा चलेगी फेज फॉल्ट पे, और मिनिमम फेज फॉल्ट पे बहुत अच्छा उसका पिकअप भी है, 7 टाइम्स द पिकअप है। सब एरर वेरर निकल भी जाएंगे उस वक्त तक, और अब मिनिमम टाइम में आपको एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सो इंस्टेंटेनियस इज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन फॉर द फेज फॉल्ट। ठीक है, और चेक हमने किस पे किया, मिनिमम लाइन टू लाइन फॉल्ट जो है उस पर हमने इसको चेक कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास आता है ग्राउंड फॉल्ट करंट। वो कहता है कि द रेजिडुअल ओवर करंट रिले 51G इज सेट एट 1/3 ऑफ द मिनिमम ग्राउंड फॉल्ट। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम लैब में की थी, यू रिमेंबर, कि हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट निकाला, तो जो समवट अराउंड 500 कुछ एम्पेयर आ रहा था, उसका 1/3 लिया था हमने, और वहां पर हमने अपनी रिले को सेट किया था। उसकी वजह यही है कि ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो
ग्राउंडेड कंडीशंस हैं उसमें कई तरह की इम्पिडेंसेस शामिल हो जाती हैं, ठीक है। जो ग्राउंडिंग कंडीशन है ना वो हमारे इख्तियार में नहीं है। इसमें मैं फिर कभी बहरहाल अभी मैं कुछ बता देता हूँ, एक दो बातें और मैं आपको बताता हूँ कि एक आपने हाँ वो आपके हाँ लेक्चर में वो या हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो जो आप पिटिंग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मे बी अगर आपकी पिटिंग जो है, बिल्कुल मैं सोच रहा था शायद इधर डिस्कस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस हुआ, अगर आपकी पिटिंग जो है वो वीक हो जाती है, ये एक फैक्टर है। पिटिंग आपने आइडियली तो नहीं की हुई, ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरह के कई और फैक्टर्स जो हैं, चलें हम कहते हैं कि हमने मोटर को बेशक ग्राउंड नहीं किया लेकिन हमने सिटी को तो ग्राउंड किया ही है ना, यानी सिटी की जो ग्राउंडेड कंडीशन है वो तो हैं। और फिर जो आपके पास जो ग्राउंड से करंट होकर आना है, तो मतलब ये कि इसीलिए हम इसका 1/3 लेते हैं इन शॉर्ट। अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों लेते हैं। तो वो कहता है कि 51G मस्ट बी सेट एट 1/3 ऑफ द मिनिमम ग्राउंड फॉल्ट करंट। अच्छा, अब वो कहता है कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर हम लगा दें टू लिमिट द ग्राउंड फॉल्ट टू 1200 एम्पेयर, तो 1200 एम्पेयर पे हम देखेंगे कि आपके पास ये 1/3 कहाँ पे आएगा, ये 1/3 आएगा 1200 पे। और हम रेजिस्टर कहाँ पे लगा रहे हैं, जस्ट सी द डायग्राम वेरी इजी, कि इसके पाथ में यहाँ पे 51G से पहले या इधर 51G से पहले लगा दें, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया जस्ट टू लोअर द करंट, ठीक है, जस्ट टू मेक इट लोअर। तो हमने जो है या न्यूट्रल में हमने लगाया उसको। तो वो कहता है कि इफ द हाँ सॉरी न्यूट्रल में लगाया, नॉट इन द सेकेंडरी एक्चुअली। if the auxiliary system has a neutral resistor to limit the ground fault to 1200 ampere, the residual CT current will be 1200/80। अब हमने इसको लिमिट कर लिया 1200 पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो इसको लिमिट किया है ना 1200 पे, ये इस तरह की कंडीशन है कि यानी आप ये उसने ये लिख दिया यहाँ पे कि जब आप फिगर 7.22 देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस आपने कहाँ पर लगाई है। और फिगर 7.22 जो है ना वो वे फार अवे इन दिस चैप्टर, बहुत ही डाउन है नीचे। तो वो जब हम आगे काफ़ी सारा पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि इफ़ द ऑक्सिलरी सिस्टम हैज़ अ न्यूट्रल रजिस्टर, लेकिन जब मैं ये कहूँगा ना कि ऑक्सिलरी सिस्टम में न्यूट्रल के साथ एक रजिस्टर है, तो फिर वही बात आ जाती है कि न्यूट्रल तो ग्राउंड हो गया। फिर अब न्यूट्रल ग्राउंड हो गया तो फिर न्यूट्रल तो हमें एक्सेसिबल है, यही बात है ना। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसे भी होता है कि हम जो है बेशक हमें न्यूट्रल एक्सेसिबल होता है लेकिन हम रिले अपनी 51G ही लगा रहे होते हैं। ये बात हो रही है कि ये आपकी मोटर लगी वाई में और ये इसके न्यूट्रल को हमने रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड कर दिया। और लेट से इसके ये आपका ब्लू फेज़ है और इस यहाँ से सप्लाई आ रही है, दिस इज़ द सप्लाई एंड दिस इज़ माई मोटर, ठीक। और आपका जो है वो यहाँ पे फॉल्ट बन जाता है अर्थ के साथ, ठीक है। तो अब ये वो करंट है जो कि इस रेजिस्टर में से होकर आएगा। तो ये वो कह रहा है कि हम लेट से अगर इसको लिमिट कर लेते हैं तो 200 एम्पेयर्स, ये बात हो रही है, सही। तो यहाँ से वो दोबारा फिर इतना ही गुजरेगा यहाँ पे, सही है। तो ये वो कह रहा है कि इफ़ आई लिमिट इट टू 1200 एम्पेयर्स, और अगर हम इसको लेट्स से कि अगर एक ये पॉइंट है कि अगर हम इसको लिमिट ना करें, तो अब ये जो उसने लिख दिया ना कि लेट्स से इसको मैं 1200 एम्पेयर कर देता हूँ, वो बात वही है, उसने फ़ौरन ऊपर नंबर डाल दिया कि यार लोग ये ना पूछें कि लिमिट किया क्यों है। तो ये डिपेंड करता है। अगर मेरा ग्राउंड फॉल्ट करंट इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं कभी भी उसको लिमिट नहीं करूँगा, मैं सॉलिड अर्थिंग ले लूँगा, ठीक है। तो अगर हम उसको लिमिट कर रहे हैं तो मे बी वो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी हो जिसमें हमें पता हो कि ग्राउंड फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसको हमें लिमिट करना पड़ेगा। ताकि एक और भी वजह है ना कि अगर हमने लिमिट ना किया तो मे बी सेकेंडरी पे करंट बहुत ज़्यादा बन जाए, इवन उसका 1/3 भी फिर काफ़ी ज़्यादा बन रहा हो, ये भी वजह हो सकती है। नहीं, कुछ भी कंडीशन बन सकती है कि वो लिमिट कर रहा है उसको, सो और न्यूट्रल रजिस्टर के तहत कर रहा है, ठीक है। सो
ये लिमिट हो गया 1200। बहरहाल द पॉइंट इज के अब आपके पास जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट है वो 1200 एम्पेयर आ रहा है इन शॉर्ट। सेकेंडरी पे आ गया 80 से 15 एम्पेयर आ गया। अब इसका 1/3 आप सेट करेंगे, सही, जो पिकअप होगी रिले की वो अब आप इसका 1/3 सेट करेंगे। सो इसका जो 1/3 है वो क्या बनता है 5 एम्पेयर, सही। तो वो कह रहा है कि सेट द रिले एट 5 एम्पेयर और लेस टू एंश्योर द रिलायबिलिटी विदाउट सेटिंग इट एट द लोएस्ट स्टेप। यानी ये नहीं है कि जो है यानी रिले की जो सेटिंग है वो बाप ने जो पिकअप है वो 5 एम्पेयर पे सेट कर दी है, तो 15 एम्पेयर क्या बन जाएगा 3 टाइम्स द पिकअप बन जाएगा ना। तो वो कहता है कि इससे आपकी ना रिलायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप बगैर देखे रिले का लोएस्ट टैप ले लेते हैं जैसे 2 या 3, तो वो कहता है कि इस तरीके के साथ आपकी सिक्योरिटी लॉस हो सकती है, क्योंकि कोई भी फॉल्स करंट आएगा और रिले ट्रिप कर जाएगी। लिहाजा हमने बगैर देखे अंधाधुंध, ये देखो इसका मतलब ये है कि विदाउट सेटिंग इट एट द लोएस्ट, मतलब अंधाधुंध हमने लोएस्ट टैप नहीं ले लेना, बल्कि हमने 1/3 का फार्मूला लगाना। ये जो उसने 1/3 लिखा हुआ है, तो समझ आ रही बात। आप 1/3 यहां भी कर सकते हैं। आपको पता है ना कि पिकअप करंट को हम प्राइमरी पे भी देखते हैं और सेकेंडरी पे भी देखते हैं। तो 1/3 आप बेशक 1200 का कर लें या 1/3 आप बेशक 15 का करके पिकअप अपनी सेट कर लें, सही, एक ही बात है। तो इस वक्त यहाँ पे जो वो सेकेंडरी में 15 एम्पेयर आ रहा है उसका वो 1/3 पे अपनी पिकअप सेट कर रहा है, ठीक है। एंड सेट द टाइम डायल एट अ लो सेटिंग, यानी अब हमें टाइम डायल को डिले देने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू सेट इट एट लाइक 1/2 to 1 और 1 to 1.5 इस तरह से। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने 1/3 कर दिया इसका, ठीक है। तो ये बात है। सो देयर आर नो क्राइटेरिया फॉर दिस सेटिंग्स, वो कहता है एक्सेप्ट व्हाट इज द यूजुअल प्रैक्टिस एट अ गिवन प्लांट। मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जैसे अभी मैंने बताया था, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस जो एक प्लांट पर है उसके तहत आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टोरॉइडल सिटी आए विच इज़ द लास्ट थिंग, तो हम डायरेक्टली 1200:5 पर अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हमें 1/3 वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सही। क्योंकि जो टोरॉइडल सिटी होता है जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था वो बहुत वो होता है एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए जो 1200 एम्पेयर अगर हमारा हम देखते हैं कि फॉल्ट करंट कितना है, चाहे 1200 एम्पेयर है डायरेक्ट वही रेशो ले लो, उसके नज़दीकी रेशो ले लें आप। तो 1200:5 पे आप अपना सिटी अपना रिले अपना सिटी ले सकते हैं या 240:1, और बल्कि वो कह रहा है कि उसके आगे आप एक इंस्टेंटेनियस रिले लगा दें 1 एम्पेयर टैप लेके उसका, ठीक है। 1 एम्पेयर पे आप उसको सेट कर लें और यहाँ से आपके पास 5 एम्पेयर आएंगे। तो वो कह रहा है कि दिस विल गिव 5 टाइम्स द पिकअप एट द मैक्सिमम ग्राउंड फॉल्ट करंट, और ये एक बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी अगर आप टोरॉइडल सिटी को सेट करें। तो टोरॉइडल सिटी में ये इस तरह से 1/3 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं समझ आई। और जो आपके पास नॉर्मल रेजिडुअल सिटी है उसमें आप 1/3 ले लेंगे। ये इसका क्राइटेरिया एक्सप्लेनेशन है। एक अगली एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ के आएँ। ये बिल्कुल पिछली एग्जांपल से रिलेटेड जो हमने की, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। ये जो अभी आपने पढ़ा है इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, जस्ट सॉल्व द एग्जांपल 7.6 और रीड द एग्जांपल 7.6, तो ये आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, कोई बात है तो पूछ लें, क्वेश्चन वगैरह। सर यहाँ पे जो 1200 यहाँ पे दिया हुआ है सर, इसने फिक्स दिया हुआ है सर। अगर हम ये फाइंड करना चाहें तो सर वो किस तरह फिर करेंगे अपना हम ग्राउंड करंट यहाँ पे जो होता है सर, फॉल्ट करंट ग्राउंड फॉल्ट होता है। ग्राउंड करंट की जो फाइंडिंग है ना वो तो सिमुलेशन से ही आएगी ना, ठीक सर, या हमें ग्रिड डाटा से पता चलेगा कि जी ग्राउंड फॉल्ट आपके पास क्या आ रहा है, ठीक ठीक है। हो गया सर, तो थैंक यू। ग्राउंड फॉल्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी ना ग्राउंडिंग कंडीशन क्या है। या आप मतलब आपने अपना डिवाइस जो है, जैसे उसने कहा कि अगर आप अपना डिवाइस जो है वो क्या उसको कहते हैं कि एक रजिस्टर के ज़रिए ग्राउंड कर रहे हैं, तो ग्राउंड फॉल्ट करंट तो लिमिट हो रहा है 1200 एम्पेयर पे, ठीक है।
तो ये 1200 एम्पेयर जो है ये उसने एकदम से नहीं लिख दिया, ये साफ जाहिर है कि वो भी कोई सिमुलेशन कर रहा है और हमें उसने एक ये वैल्यू दे दी है। अगर आप ई टैप में करेंगे तो आपने देखा कि आप जीरो सीक्वेंस की वैल्यू सेट करते हैं तो आपके पास ग्राउंड फॉल्ट करंट आता है। यहाँ पर उसने हमें गिवन दे दी कि लेट्स से दिस इज रिड्यूस्ड बाय न्यूट्रल रेजिस्टर एंड वी हैव 1200 एम्पेयर। ठीक, अच्छा एक बात, दूसरी बात, हमने जो अभी जो इतना पीछे डिस्कस किया कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सेसिबल नहीं है और उसमें कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है, न्यूट्रल अर्थ ही नहीं है, तो जो 51G के पास जो भी रेजिडुअल जा रहा होगा ना आपके पास ग्राउंड फॉल्ट के नतीजे में, वो आपके पास जितना जाना चाहिए उतना जाएगा। मुझे बात समझ आ रही है? ये नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि वो वाली वैल्यू नहीं जाएगी। आप ये रजिस्टर को छोड़ें, यानी अगर आपका ये केस है, ये न्यूट्रल है आपका और ये सॉलिडली अर्थ हुआ हुआ है, सॉलिड अर्थ, और यहाँ पे आपके पास फॉल्ट आ जाता है, ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, एक फेज में फॉल्ट आ गया, ये आपके पास सोर्स था, तो अब आपके पास यहाँ पर अगर लेट से 500 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं ना करंट जो है, ठीक है, 500 एम्पेयर अगर आपके पास फ्लो कर रहा है तो आपने 500 एम्पेयर के मुताबिक सेटिंग की है, जैसे वो कह रहा था 500/80 और फिर उसका फर्दर 1/3 पे पिकअप सेट कर लें। तो यहाँ तो न्यूट्रल को मैंने अर्थ कर दिया, हमने पढ़ा और उसने दिखाया भी है कि न्यूट्रल तो एक्सेसिबल ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल अर्थ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इन तीनों फेजेस पर सीटी लगाया हुआ है और उनका रेजिडुअल आ रहा है यहाँ पे और आपने 51G लगाई हुई है। तो अब अगर आपके पास किसी भी फेज पर फॉल्ट हो जाता है, ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये मोटर है, ये मोटर है आपके पास, ये आपके पास सप्लाई आ रही है और ये एक फेज में अगर आपके पास फॉल्ट आ जाता है तो अब जो सिटीज मिलकर जो रेजिडुअल वैल्यू देंगे वो बिल्कुल सेम होगी, 500 एम्पेयर, वो बिल्कुल सेम होगी। सही, तो ये बात है। तो 500 एम्पेयर के मुताबिक आप सेटिंग करें बिल्कुल, और ये सिटीज की जो रेशो है वो क्या थी, 80:1 थी ना, तो ये क्या आ जाएगा 500/80, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाता है 6/8 = 48, ठीक है, 6 समथिंग बन जाता है। अब इसका आप 1/3 इसका आप 1/3 लें, इसका 1/3 लें तो वो क्या बन जाता है 2, तो मैं 2 पे पिकअप सेट कर लूंगा, इसका 1/3 लेंगे ना 6 का, फिर सही, क्योंकि ये सेकेंडरी बन जाता है ना। ठीक सर जी, इसका 1/3 ले लेंगे। तो ये उसने ना इंतहाई कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी है जो कि मज़ा नहीं आया, यानी कि ऊपर वो इतनी टॉक कर रहा है और ये डायग्राम में भी उसने दिखाया हुआ है कि मोटर कहीं भी ग्राउंडेड नहीं है। यू कैन सी दैट द मोटर इज नॉट ग्राउंडेड, इवन ही इज शोइंग द टोरॉइडल सिटी फॉर इट, और ऊपर टॉपिक भी यही चल रहा है। और यहाँ एकदम नीचे वो बता रहा है कि if the auxiliary system has a neutral resistor to limit the ground fault to 1200 ampere, तो वो एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन जो है ना वो बन जाती है एक्चुअली। अच्छा, इसमें ना ये भी हो सकता है, ये मैं आपको साथ में बता दूं कि हो सकता है कि मोटर ग्राउंड नहीं है लेकिन सोर्स ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, सोर्स जो है ना वो आपके पास ग्राउंड है, तो उस सूरत में मोटर के पास नहीं बल्कि फिर सोर्स के पास करंट जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है वो मतलब बहरहाल इसलिए उसने भी ये बताया कि ये ऑक्सिलरी का जो उसने नाम लिया ना, ऑक्सिलरी सिस्टम, ऑक्सिलरी से मुराद ये होता है कि इस सिस्टम के अंदर, यानी ये 4 kV बस से लेके मोटर तक, ये ऑक्सिलरी सिस्टम कहलाता है आपका, कि इसमें कहीं भी अगर आपने चलें मोटर की अर्थिंग नहीं की लेकिन मे बी आपने केबल की अर्थिंग की हुई है, ठीक है, और इस तरह से, तो ये वो तभी, यानी ये, लेकिन उसने बहरहाल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है विच इज़ नॉट गुड, और उसको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था कि जो रेजिडुअल करंट आपके पास आ रहा है, लेट्स से इट इज़ 1200 एम्पेयर और व्हाटएवर, ठीक है, उसने मेरा ख्याल है कि इस रेशो को जस्टिफाई करने के लिए उसने ये काम किया।
मे बी आपके पास ये करंट आ रहा हो लेट से 5 किलो एम्पेयर, तो 80 के मुताबिक क्या बन जाएगा बताओ जरा। अगर आपके पास 5 किलो एम्पेयर आए तो फिर क्या बन जाएगा? वो कह रहे हैं ना रिड्यूस हुआ है, वो कह रहे हैं ना ये 1200 एम्पेयर जो है सर ये रिड्यूस्ड है। 62.5। हाँ, अगर ये लेट वो छुपा रहा है हमारे से, लेट से कि अगर ये 5 किलो एम्पेयर हो, इसको तुम 80 से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है? 62.5 सर। 62.5 5। एम्पेयर। हाँ, तो अब इसका 1/3 लें तो वो बन जाएगा आपका सर 20.8। 20.8। चलें आप 20 पे, अब 20 अगर आपकी टैब है तो वो आप ले लें, तो तब भी तो ठीक है। 80 एक बड़ी वैल्यू है जो 5 किलो एम्पेयर को भी एक हमें अच्छा करके दे रही है, तो मतलब उसको रिड्यूस करने की क्या जरूरत है, या ये बताने की क्या जरूरत है? इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय द न्यूट्रल रेजिस्टर, इफ यू से दैट the current is reduced by the neutral resistor, you are saying that the neutral is accessible, which is not good with respect to the explanation of the topic. That if we are studying that we are considering the residual cities, residual relay, we are considering the toroidal city, तो उस लिहाज से ये अच्छी एक स्टेटमेंट नहीं है। ये मेरी एक्चुअली कमेंट भी है और इन्वेस्टिगेशन भी है इसके ऊपर, एक आप कह लें। तो बहरहाल हमने इसको स्टडी कर लिया कि इसको आप जो टोरॉइडल है ना, टोरॉइडल सिटी में 1/3 की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो भी करंट आएगा वो यानी जो उसका रेप्लिका बनेगा सेकेंडरी साइड पे, वो वाकई में ग्राउंड फॉल्ट होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें 1/3 लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो 1200/5 उसने बताया कि आप देखें ना, ये अब जो फॉल्ट करंट ले रहा है वो 1200 ले रहा है, जो भी ये 12 वो कर रहा है, तो 1200 पे ही उसने टोरॉइडल का डायरेक्ट वो ले लिया। ठीक है, तो 1200/5, और वो मजीद अगर आगे वो कह रहा है कि आप इन डायरेक्टली बल्कि इंस्टेंटेनियस रिले इस्तेमाल कर लें, हालांकि ऊपर वो 51 इस्तेमाल कर रहा है, 51G। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रिले इस्तेमाल करें, यानी टोरॉइडल में आप डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस रिले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो हमें इसका पिकअप अच्छा बनाना है, ये बात है, ये इंस्टेंटेनियस का रूल है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस डोंट हैव टाइम। ठीक है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो हमें उसका करंट वाइज पिकअप बनाना है, लिहाजा हम उसका 1 एम्पेयर टैप ले रहे हैं, ये बात। ठीक है, सो दैट कंक्लूड। हाँ जी, ठीक है, जी सर। चलें, कोई पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स एंड दिस लेक्चर, 5-3 हो गए। ठीक है, चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।